बच्चों फिर अपन इसमें स्टडी करेंगे कि आपका इनके जो खरपतवार है उनके कंट्रोल मेज़र क्या है। तो कंट्रोल मेज़र में आपके इसमें आपका दो मेथड आता है। एक तो हो गया या पहले जैसे हमने बताया कि प्रिवेंटिव मेज़र और दूसरा आपका क्यूरेटिव मेज़र। तो क्यूरेटिव मेज़र में भी दो पार्ट है, आपका इरेडिकेशन और दूसरा आपका कंट्रोल मेथड। तो इरेडिकेशन का मतलब ये है कि आपका जो खरपतवार है उसको हम इस तरह के उपाय करें कि वो फील्ड में पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो ये क्या है, ये भी एक मेथड है, लेकिन ये काफ़ी डिफ़िकल्ट मेथड है क्योंकि वीड्स को ना पूरी तरह से ख़त्म करना एक ही बेहद ही मतलब असंभव जैसा काम है। इसको कृषि के फील्ड में जो काम करते जानते हैं कि जो खरपतवार को क्रॉप के साथ आना ही आना है, इसको पूरी तरह से मतलब उसका जो आपका पॉपुलेशन है उसको क्या कर देना, फ्यूचर के लिए शून्य कर देना उसको। तो ये बेहद ही मुश्किल काम है और इसमें जो है खर्च आपका बहुत ज़्यादा आता है। तो इसको अपन ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि इसको इस तरह से अपन मैनेज करें कि आगे आने वाले फ्यूचर में आपका कम वीड आए या कम खरपतवार आए। अब अपन जो टॉपिक लेंगे इसका जो है मेन आपका है कंट्रोल मेज़र, जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। तो इसमें आपको मेन जो क्वेश्चन जहाँ से पूछते हैं वो ये है कि भाई अलग अलग क्रॉप में किस टाइप के वीड्स आते हैं, उनका कंट्रोल मेज़र क्या है ना, और किस टाइप से अपन हर्बिसाइड जो है उसको हम विभाजित किए हैं और उनके काम करने का तरीका किस तरीके का है। तो खरपतवार नाशी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। तो इसमें जो है वीड कंट्रोल में अपन जो अलग अलग मेथड देखते हैं, तो इसमें है आपका पहला फिजिकल या मैकेनिकल मेथड ऑफ वीड कंट्रोल। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले अपन ये कोशिश करते हैं कि जो वीड जो है वो आपका एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना हो। मतलब हम काम करते समय या फिजिकली किसी भी माध्यम से हम क्या करें, उसको एक जगह से दूसरी जगह ना फैलाएं। तो इसके लिए अपन इस तरह से काम कर सकते हैं कि जो इम्प्लीमेंट हम एक जगह यूज़ कर रहे हैं तो उसको जब दूसरी जगह अपने को यूज़ करना है तो हम उसको धो के यूज़ करें, है ना, साफ करके यूज़ करें, या उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो भी सावधानी है उसको अपन पूरा करें। फिर है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ आपका टॉप ग्रोथ। जो वीड्स होता है या वीड्स या कोई भी प्लांट जो है उसके प्लांट्स के जो आपका सबसे जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें मेरिस्टेमिक जो है आपके वो होते हैं, मेरिस्टेमिक आपके टिश्यूज़ होते हैं। तो वो टिश्यूज़ आपके वो जिम्मेदार होते हैं कि उसके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ये सारे प्लांट्स की आपकी बात है। तो मेन जो है ग्रोथ जो है वो आपका इस पोर्शन से जो है शुरू में जो आपका रहेगा, यहाँ से आपका ग्रोथ होता है। आपने भी देखा होगा जब स्टेम बढ़ेगा तो स्टेम जो है उसका जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है वहाँ से वो वृद्धि धीरे धीरे करता जाता है। तो उसका कारण ये है कि वहाँ पे मेरिस्टेमिक आपके टिश्यूज़ जो है मौजूद होते हैं और वही क्या होते हैं, वहाँ वो एरिया ऐसा होता है जहाँ पे सेल डिवीज़न जो है वो आपका काफ़ी एक्टिव होता है और वो तेज़ी से वहाँ पे विभाजन की क्रिया और एलोंगेशन की क्रिया जो है वो आपकी सेल एलोंगेशन और मल्टीप्लिकेशन की क्रिया आपकी चलती रहती है। तो यदि आप किसी क्रॉप को उस जगह पे आपने तोड़ दिया या वहाँ पे आपने ब्रेक कर दिया तो उसका ग्रोथ जो है वो रुक जाता है और ग्रोथ ना हो पाने के कारण वो प्लांट जो होगा वो वहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा। तो मैकेनिकल मेथड में अपन उसको तोड़ के भी ऐसा काम कर सकते हैं, तो जिसको अपन दूसरा बोल रहे हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ आपका टॉप ग्रोथ। फिर थर्ड मेथड है इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट्स। आप जैसे जानते हैं कि क्रॉप के केस में इस तरह का लॉजिक आपका ये नहीं होगा, लेकिन खरपतवार के केस में क्या होता है कि वो अपने वानस्पतिक भाग से भी और जो जितने भी पार्ट्स हैं सीड्स के थ्रू भी वो जर्मिनेट हो जाते हैं और दूसरे जो स्टेम हो गया, रूट हो गया या लीफ हो गया, वहाँ से भी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। तो भाई ऊपर की चीज़ को आपको केयर कर सकते हैं, लेकिन नीचे की जो चीज़ है, जो रूट्स है, वो क्या है, आप उस पर ज़्यादा टेंशन नहीं दे पाते और वहाँ से भी यदि वो छूट गया तो उस केस में क्या करेगा कि धीरे धीरे वो जर्मिनेट होता रहता है और आगे वो जर्मिनेशन करता रहेगा। तो जब आप टिलेज ऑपरेशन कर रहे हैं या जुताई कर रहे हैं तो उस टाइम आप इसको ध्यान दे के एक काम करें कि आप उसको नीचे का जो रूट्स है, जितने भी आपके रूट्स हैं वो वीड्स के जो हैं वो आपको दिखाई दे तो उसको आप डिस्ट्रॉय कर दे। और सेम यही केस आपका ना सीड के मामले में भी है कि आपका वीड सीड जो रहता है, जितना भी आपको वीड सीड यदि सॉइल के ऊपर दिखाई देता है तो आप ये कोशिश करें कि उसको निकाल दें या फिर उसको किसी तरह से या किसी मेथड से उसको आप डिस्ट्रॉय कर दें ताकि आगे जो है उसका जर्मिनेशन ना हो पाए। फिर आता है आपका क्रॉपिंग या कल्चरल मेथड। जैसे पहला मेथड था आपका मैकेनिकल मेथड या यांत्रिक विधि जिसे अपन बोलते हैं,
अब दूसरा मेथड है आपका कल्चरल मेथड। कल्चरल मेथड का मतलब ये है कि आपका फसल का जो प्रबंधन है आप इस तरह से करें कि प्रबंधन के तरीके से क्या हो कि वीड का जो कंट्रोल है वो अपने आप ऑटोमेटिक होता रहे। मतलब आपके फसल के प्रबंधन के तरीके से ही क्या है वीड का धीरे धीरे नाश होता रहे। तो ये अपन किस तरह से कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड है आपका ये है आपका क्रॉप रोटेशन। अब क्रॉप रोटेशन का मतलब ये है कि क्रॉप रोटेशन आपका वीड को जो कंट्रोल करने का एक बेहद ही प्रभावी तरीका है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम एक ही टाइप की क्रॉप जो है साल दर साल हम फील्ड में बोते रहते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो पर्टिकुलर क्रॉप जिसको हम बो रहे हैं वो खरपतवार का एक तरह से होस्ट प्लांट होता है, या वो खरपतवार जो है वो उस प्लांट के ऊपर उसकी जीविका मतलब जो आज वो होती है वो काफ़ी कुछ लाइफ साइकिल उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो यदि हम उसमें क्या करें कि क्रॉप रोटेशन को अपनाएं, मतलब एक साल अपन उस फसल को लें फिर दूसरे साल हम दूसरे फसल को लें। तो दूसरे साल यदि अपन दूसरे फसल को लेते हैं तो उस खरपतवार के लिए दूसरे साल में कोई भी होस्ट नहीं मिलेगा और वो वहाँ पे क्या है वो अपने लाइफ में उसको सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जो आपका जो क्रॉप रोटेशन जो होता है या फसल चक्र जो होता है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब किसी न किसी वे में क्या करता है वो कि वो आपका होस्ट प्रोवाइड करने वाला काम वो ख़त्म कर देता है, या एक तरह से कहना चाहिए कि वीट का जो लाइफ साइकिल चलता रहता है एक चेन बना रहता है, उस चेन को क्या करता है क्रॉप रोटेशन आपका ब्रेक कर देता है। जैसे एक जनरल रूल जो है थंब रूल जैसा अपनाया जाता है कि मान लो किसी एरिए में या किसी फील्ड में आपका खरपतवार का इन्फेस्टेशन बहुत ज़्यादा है, मतलब जिसमें आप ये मान के चलिए कि पेरेनियल भी खरपतवार या बहुवर्षीय खरपतवार बहुत ज़्यादा संख्या में निकल रहे हैं और उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। तो वहाँ पे यदि जैसे आप 3 से 5 साल का आप फसल चक्र अपनाएं तो उस केस में इससे क्या है खरपतवार से काफ़ी हद तक निजात पाया जा सकता है। अब इसमें किस टाइप का आप फसल चक्र अपनाएंगे तो जनरल एक रूल है कि पहले साल में आप क्या करिए, जैसे मिनिमम आप 3 साल का फसल चक्र लेते हैं तो पहले साल में आप क्या करिए कि पहले साल में वो प्लांट को आप लीजिए जिनकी हाइट आपकी बहुत ज़्यादा है, जैसे आपका मेज हो गया या फिर आपका शुगर केन हो गया। अब इनकी हाइट जो है इन क्रॉप्स की हाइट जो नॉर्मल जो क्रॉप्स होते हैं या और जो आप क्रॉप्स देखते हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट ईयर में आप इस टाइप के क्रॉप को आप ग्रो करिए। फिर जब दूसरा साल आए तो दूसरे साल आप क्या करिए कि मध्यम जो हाइट है, जो आपका मध्यम हाइट मतलब जैसे हो गया आपका जितने अनाज वाली फसलें हैं, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया या धान हो गया या गेहूं हो गया, इस साइज़ की जो फसलें हैं, इस लंबाई की जो फसलें हैं उनको आप क्या करिए ग्रो करिए। वो मतलब आपका सबसे पहले ज़्यादा हाइट वाली, उसके बाद मध्यम हाइट वाली, और तीसरे साल आप जो उसको क्या करिए कि जो चरने वाली जो फसलें होती हैं या पशु के चारा वाली जो फसलें होती हैं, मतलब जो आपके नीचे फैलने वाली होती है और जिनकी हाइट आपकी ज़्यादा नहीं होती, तो तीसरे साल आप क्या करिए उस तरह का ग्रास वाला फसल लगाइए। तो ऐसा करने के बाद क्या होगा कि जो पेरेनियल वीड्स हैं या एनुअल या बाइनअल भी वीड्स हैं उनका इन्फेस्टेशन क्या है आप देखेंगे 3 साल बाद वो काफ़ी कम हो गया है, वो चीज़ आपका काफ़ी कम हो गया है। और इसी तरह से आप फिर आप क्रॉप रोटेशन को आप फॉलो करते रहिए तो वीड का इन्फेस्टेशन आपका धीरे धीरे आपका क्या है वो कम होता जाता है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कल्चरल मेथड है। दूसरा मेथड आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है आपका मल्चिंग। मल्चिंग भी एक तरह का क्या है कल्चरल प्रैक्टिस है। इसमें क्या करते हैं कि जो हमने क्रॉप बोया है उस क्रॉप में जो बीच में जगह है, बीच में रो है या फिर जो भी जगह अपनी खाली है, उसको हम क्या करते हैं कि उसको किसी भी स्ट्रॉ हो गया या फिर आपका प्लास्टिक हो गया या कोई और भूसा बुरादा वगैरह हुआ जो कि अपने को चीपली जो है अवेलेबल मिल जाए, सस्ते में मिल जाए, तो उसको हम क्या करते हैं उस बीच में पूरा अपन बिछा देते हैं। अब बिछाने से क्या होता है कि पहला तो ये फ़ायदा होता है कि आपका मृदा से जो है जो नमी की मात्रा जो कि वाष्पीकरण के द्वारा तेज़ी से उड़ती है वो आपकी नहीं उड़ती है, तो मृदा नमी यहाँ पे क्या है आपका स्टोर रहता है। और दूसरा चीज़ कि वहाँ पे आपको किसी भी तरीके का प्रकाश नहीं मिलता है और इस तरह की कंडीशन आपको पूरा अंधेरा रहता है, जिससे क्या है इस तरह की आपको कंडीशन नहीं मिलती कि आप आसानी से सीड जो है जर्मिनेट हो पाए। तो आप ये देखेंगे कि मल्चिंग यदि हम करेंगे तो उस केस में वीट का जो जर्मिनेशन है वो लगभग ख़त्म हो जाता है। तो आजकल आप छत्तीसगढ़ में देखिएगा कि जो आपके वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं या जो किसान सब्जी लगाते हैं
या नार वाली जो सब्जी वगैरह लगाते हैं, तो वो ना आजकल प्लास्टिक का जो है मल्चिंग आप यूज़ करते हैं। बस उसमें दिक्कत ये है कि उसमें सारी चीज़ें ठीक है, बस वो कास्टली है आपका। वो जो मतलब मल्चिंग अपन यूज़ करते हैं वो आपका थोड़ा सा महंगा पड़ता है। तो ये उसी टाइप के कृषक इसको यूज़ कर सकते हैं जिनके पास पूंजी की थोड़ी सी कमी नहीं है, लेकिन इसके इफ़ेक्ट आपके काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये आपके कल्चरल प्रैक्टिस हुए जिसके थ्रू अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला आपका मैकेनिकल मेथड हुआ जिसको यांत्रिक विधि कहते हैं अपन, दूसरा आपका कल्चरल विधि हुआ जिसको अपन कर्षण विधि कहते हैं, और फिर तीसरा आता है आपका जैविक कंट्रोल या फिर बायोलॉजिकल कंट्रोल, इसको अपन जैविक विधि कहते हैं। आजकल ये विधि जो है ये काफ़ी आपका अस्तित्व में आ रही है, काफ़ी जो है अस्तित्व में आ रही है, क्योंकि ये वातावरण के हिसाब से काफ़ी जो है सस्टेनेबल होता है और इफ़ेक्टिव भी होता है। बस इसमें दिक्कत ये है कि ये सारे आपके जो खरपतवार होते हैं उनके लिए इसको अपन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और इसमें जो वीड जो है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं होते। इसमें वीड का जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगा कि उस हद तक नियंत्रित रहता है जिसमें क्या है वो क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता या क्रॉप के जो उपज है उसको कम नहीं करता, लेकिन हम पूरी तरह से इसको ख़त्म नहीं कर सकते जैसा कि हम केमिकल कंट्रोल में करते हैं, या फिर हम मैकेनिकल मेथड वगैरह में भी कर सकते हैं। मैकेनिकल मेथड या फिर अपन जो हमने अभी मल्चिंग का यूज़ किया, तो मल्चिंग में भी अपन उसका वीड का जो पॉपुलेशन उसको अपन लगभग ख़त्म कर देते हैं, लेकिन इस मेथड में हम उसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल का मतलब ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे आपके इंसेक्ट्स हो गए या डिजीज़ कॉज करने वाले जो पैथोजेंस हो गए या हर्बीवोरस फिश हो गए, जैसे आपका जो फिश का जो अपन उपयोग करते हैं जो आपके जो वाटर में या पानी के सोर्स में जो आपके वीड्स पाए जाते हैं उसके लिए अपन हर्बीवोरस फिश का यूज़ करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में जो आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है जो कि फिश के माध्यम से किया जाता है, वो तलबिया जो आपका फिश है उसके माध्यम से वीड को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि क्या होता है कि इस तरह के वीड जो हैं वो उस मछली के क्या है नेचुरल आपके फूड हैं। तो जहाँ उस मछली को आपने डाल दिया तो उस सारे वीड्स को क्या है वो अपने आप ख़त्म कर देगी, ठीक है। तो और इसके अलावा स्नेल्स हो गए, स्नेल्स मतलब जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं घेंघा, जो घोंघा जो होता है वो भी क्या है वीड को आपका ख़त्म करता है। इवन अपन कई जो प्लांट्स है उसका भी अपन उपयोग वीड के कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। अब प्लांट्स का उपयोग अपन वीड के कंट्रोल के लिए किस तरह से करेंगे, तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि एक नॉर्मल जो वीड्स का स्पेक्ट्रम है उसकी अपेक्षा वो क्या है बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, और उनका जो लीफ का कैनोपी है या लीफ का जो साइज़ है वो तेज़ी से फैलता है। तो वो तेज़ी से फैलने की वजह से क्या करते हैं कि सारा एरिया जो है वो कवर कर लेते हैं, और इस केस में क्या है वीड का ग्रोथ आपका नहीं होता। मतलब वीड के लिए पानी का, प्रकाश का, इन सारी चीज़ों का कमी होता है, और वीड केवल जर्मिनेट होने के बाद वो ख़त्म हो जाते हैं, वो उतना मतलब इफ़ेक्टिवली वो काम नहीं कर पाते। तो इस तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखिए, इसमें सारे क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपके इंसेक्ट हो गए, डिजीज़ पैथोजन हो गया, भले वो दिखाई ना दे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिर भी वो जीवित की श्रेणी में अपन लेते हैं, फिश जो हो गया, घेंघा हो गया, और फिर आपके प्लांट्स। इन सब का जब हम उपयोग वीड को कंट्रोल करने के लिए करते हैं तो वो अपना बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है, या जीवों का उपयोग करना खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए एक जैविक नियंत्रण की विधि कहलाती है इन बायोलॉजिकल मेथड। हाँ, लेकिन एक इसमें कुछ बातें हमको ध्यान रखनी है कि इसमें पूरी तरह से इरेडिकेट वीड्स, मतलब वीड को अपन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकते, बल्कि वीड पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड। उनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम इस हद तक रख सकते हैं, इस हद तक कंट्रोल करते हैं जिसमें वो क्या है क्रॉप को नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर आपका दिस मेथड इज़ नॉट यूजफुल टू कंट्रोल ऑल टाइप्स ऑफ वीड्स। ये सभी प्रकार के वीड्स को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ नहीं करते हैं। ये क्या है, कुछ इसके टारगेट्स होते हैं, मतलब कुछ ही ऐसे क्रॉप आपके वीड्स हैं जिसको बायोलॉजिकल कंट्रोल के मेथड से अपन यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंट्रोड्यूस्ड वीड्स आर बेस्ट टारगेट्स फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब इस तरह के वीड्स जो कि इंडिया में आपके बाहर से लाए गए हैं, उस तरह के वीड्स को अपन ज़्यादातर बायोलॉजिकल कंट्रोल के माध्यम से हम कंट्रोल करते हैं। फिर यहाँ पे दिया आपका क्वालिटीज़ ऑफ बायो एजेंट। जो बायो एजेंट हैं वो किस तरह के होने चाहिए और उसमें किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए
जो होगी तभी क्या है बायोलॉजिकल जो कंट्रोल है वो आपका इफेक्टिव हो सकता है। तो ऐसे केस में एक तरह से देखा जाए तभी क्या है वो इफेक्टिव हो सकता है। तो इसमें अपन देखेंगे कि द बायो एजेंट मस्ट फीड और अफेक्ट ओनली वन होस्ट एंड नॉट अदर यूजफुल प्लांट। चूँकि क्या है बायोलॉजिकल खरपतवार क्रॉप के साथ ही लगा होता है और हमने बायोलॉजिकल एजेंट को यूज़ किया या मान लो किसी इंसेक्ट को हमने यूज़ किया, तो ऐसा ना हो कि वो इंसेक्ट क्या कर रहा है कि खरपतवार को खाने की जगह वो क्या कर रहा है क्रॉप प्लांट को भी खा रहा है, मतलब वो खरपतवार का भी चबा रहा है, उसको काटने का काम कर रहा है और क्रॉप को भी काटने का काम कर रहा है। तो इस टाइप का कंट्रोल अपन या इस टाइप का इंसेक्ट अपन यूज़ नहीं करते। वो इंसेक्ट ऐसा होना चाहिए जो कि क्या करे केवल खरपतवार उसका होस्ट हो या खरपतवार जो है उसी को वो खाता हो। तो हमको इस तरह का बायो एजेंट यूज़ करना पड़ेगा जो कि केवल किसको एक होस्ट के ऊपर डिपेंड करता हो और एक से अधिक होस्ट को वो ना पकड़ता हो। फिर इट मस्ट रेडली अडॉप्ट टू एनवायरमेंटल कंडीशन या एनवायरनमेंट की जो वहाँ पे कंडीशन है, जिस तरह की वातावरण वहाँ पे है उस वातावरण में क्या है वो आसानी से अपने आप को अडॉप्ट कर सके। क्योंकि हम क्या है जब कोई बायोलॉजिकल एजेंट को हम वहाँ पे फील्ड में इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हम एक जगह से उसको दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो नए एनवायरनमेंट में ऐसा ना हो कि वो प्रॉपर तरीके से उस एनवायरनमेंट को अडॉप्ट ना कर पाए। यदि वो अडॉप्ट नहीं कर पाएगा तो वो अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा और मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा तो उसकी जो संख्या है वो आपकी तेज़ी से नहीं बढ़ेगी और उसके रिस्पेक्ट में क्या है जो क्रॉप जो है वो तेज़ी से मल्टीप्लाई होता रहेगा। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल कंट्रोल में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है कि जो उसकी स्पीड है मल्टीप्लिकेशन की स्पीड है बायो एजेंट की, उसकी स्पीड खरपतवार के मल्टीप्लिकेशन की स्पीड से अधिक होनी चाहिए। अधिक होगी तभी क्या है खरपतवार को सरपास कर पाएगा, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। तो नए एनवायरनमेंट में उसको अडॉप्ट कर सके। फिर आपका है बायो एजेंट मस्ट बी कैपेबल ऑफ सीकिंग आउट इटसेल्फ द होस्ट। हाँ, जब हम उसको इंट्रोड्यूस करें या हम उसको जब फील्ड में उसको लेके जाएं तो ऐसा ना हो कि हमको बायो एजेंट को हर खरपतवार में ले जाके पहुंचाना पड़े। मतलब हमने उसको फील्ड में छोड़ दिया, अब उसको आइडेंटिफाई करने का काम या खरपतवार को अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करने का काम उसका खुद होना चाहिए। जैसे देखते हैं हम जैसे लाल चीटा को होता है उसको अपन बायो एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। तो जैसे वेजिटेबल वगैरह में आप क्या करिए कि आप फील्ड में उसको जाके छोड़ दीजिए तो वो ऑटोमेटिक क्या करेगा कि वो जाके जितने भी इंसेक्ट वगैरह होंगे या आपका माहू वगैरह होगा जहाँ पे होगा उसको क्या करेगा जाके वो खाना चालू कर देगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको बायो एजेंट को ना उसके होस्ट तक ले जाने का ज़रूरत नहीं होना चाहिए और ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो ये काफ़ी क्या हो जाएगा कॉस्टली हो जाएगा। तो बायो एजेंट ऐसा होना चाहिए जो कि होस्ट आपका पहचानने वाला हो और तेज़ी से उसको कवर करने वाला हो। फिर आपका है इट मस्ट बी एबल टू किल द वीड और एटलीस्ट प्रिवेंट इट्स रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिकल इसमें आपका सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि ये पूरी तरह से क्या होता है इसको किल नहीं करता है। बायोलॉजिकल एजेंट पे यही एक दिक्कत है, वो उसके ग्रोथ को चेक कर देता है तो वो पूरी तरह से किल नहीं करता। लेकिन बायोलॉजिकल एजेंट अपन जो भी ढूंढे वो इस तरह का हो कि वो वीड को क्या करे वो पूरी तरह से किल करे और किल ना कर पाए तो एटलीस्ट क्या है उसका मल्टीप्लिकेशन जो है या उसका रिप्रोडक्शन जो है उसको वो रोक दे। क्योंकि रिप्रोडक्शन को नहीं रोक पाए तो फिर खरपतवार अपना मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा और ऐसे केस में फिर बायो एजेंट का कोई खास यूटिलाइजेशन नहीं होगा। फिर इट मस्ट हैव रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी सफिशिएंट। हाँ, ये भी एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका रिप्रोडक्टिव जो कैपेसिटी है सफिशिएंट टू ओवरटेक द, हाँ उसका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो मतलब आपका जो खरपतवार है जो होस्ट है उसके रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी से अधिक होनी चाहिए। ये अधिक होगा तभी क्या है बायो एजेंट जो है वो अपना काम प्रॉपर तरीके से कर पाएगा, अदरवाइज वो खरपतवार को ख़त्म करने का काम नहीं कर पाएगा। तो ये सब जो है क्वालिटीज़ आपके बायोलॉजिकल एजेंट में होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर आपका है इसका मेरिट्स क्या क्या है। तो बायोलॉजिकल एजेंट में सबसे ज़्यादा अच्छा इसका इफेक्ट है वो आपका रेसिडुअल जो इफेक्ट है इसमें बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मतलब ये एनवायरनमेंट के लिए किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं होता। जैसे कि आपका केमिकल कंट्रोल में होता है कि उसमें रेसिडुअल इफेक्ट मतलब आपका केमिकल अपन यूज़ करेंगे तो सॉइल को ख़राब करता है, लेकिन इसमें इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं पाया जाता। ये एनवायरनमेंट के लिए कम से कम हार्मफुल है। इसके अलावा क्या है ये आपका सस्ता है और जो आपका लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब एक बार आपने उसको फील्ड में इंट्रोड्यूस कर दिया तो उसको बार बार आपको इंट्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं, वो अपने मल्टीप्लिकेशन करता रहेगा और धीरे धीरे क्या करेगा कि वो अपनी पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा कर लेगा कि खरपतवार को आसानी से वो कंट्रोल कर सकता है। तो एक तरह से सस्ता भी होता है।
फिर विल नॉट अफेक्ट नॉन टारगेटेड प्लांट्स। हाँ, इसमें ये भी है कि जैसे खरपतवार के केस में क्या होता है कि हम कुछ खरपतवार ऐसे हैं कि जिसको हमने फील्ड में अप्लाई किया तो खरपतवार को तो ख़त्म करेगा ही करेगा, साथ में प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा देता है। तो ऐसे केस में क्या है कि आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल में ये चीज़ नहीं पाया जाता। वो चूँकि होस्ट स्पेसिफिक है तो वो केवल क्या है, वो खरपतवार को अपना होस्ट बनाएगा और दूसरे प्लांट को टारगेट नहीं करेगा, इसलिए ये यूज़ करने में सेफ होता है। फिर आपका इसका डीमेरिट्स है कि मल्टीप्लिकेशन का जो मेथड है वो इसका क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, क्योंकि टाइम पे क्या है आपको इसको रिप्लेस करना होता है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का मेथड आपका ये होता है। इसमें दूसरी चीज़ ये है कि कंट्रोल जो है वो एक ही क्रॉप सीजन में आपको कभी भी कंट्रोल नहीं दिखाई देगा। मतलब आज यदि खरपतवार फील्ड में है और आप ये चाहें कि इस सीज़न में खरपतवार पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू संभव नहीं है। जबकि यही आपका चीज़ क्या है, केमिकल कंट्रोल में चीज़ पॉसिबल है कि उस सीज़न में आप उसको उस सीज़न के लिए ख़त्म कर सकते हैं। नेक्स्ट सीज़न में तो आएगा ही आएगा, लेकिन उस सीज़न में आप उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल में पूरी तरह से ख़त्म नहीं होगा। फिर दिया आपके सक्सेस ऑफ कंट्रोल इज़ वेरी लिमिटेड। सक्सेस का मतलब यह है कि इसका जो रेंज है वो ज़्यादा नहीं होता। ये कुछ ही आपके ऐसे खरपतवार है जिस पे आप बायोलॉजिकल कंट्रोल को अप्लाई कर सकते हो, सभी खरपतवार के ऊपर आप ये चीज़ नहीं कर सकते। फिर वेरी फ्यू होस्ट स्पेसिफिक, इसका ये मतलब यही मतलब है कि आपका होस्ट जो है उसका स्पेसिफिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसको होस्ट नहीं मिलता। फिर आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल का आपका मोड ऑफ एक्शन किस टाइप का होता है। पहला तो हो गया आपका डिफरेंशियल ग्रोथ हैबिट, मतलब आपका जो प्लांट से डील है तो उस तरह का हो कि उसका ग्रोथ हैबिट बहुत ज़्यादा फास्ट हो। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि ग्राउंड नट जो है और काउपी है, इनका अपन उपयोग करते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए प्लांट के रूप में, क्योंकि इनका जो ग्रोथ हैबिट है वो इसमें जो आने वाले जो खरपतवार है उसकी अपेक्षा बहुत तेज ज़्यादा है। और ख़ासकर जो काउपी है, काउपी जहाँ पे अपन लगाते हैं तो वहाँ पे जो खरपतवार की वृद्धि बिल्कुल ही नील हो जाती है, खरपतवार की वृद्धि बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इतने तेज़ी से ग्रो करता है कि वो खरपतवार को बढ़ने नहीं देता है। तो इसको हम फसल चक्र में भी इसीलिए यूज़ करते हैं। फिर आपका दिया है आपका इंसेक्ट किल्स द प्लांट बाय, हाँ इंसेक्ट आपका किस टाइप का उसको किल करेगा कि इंसेक्ट क्या करता है कि जितना खरपतवार का आपका फूड रिज़र्व होगा, जो फूड रिज़र्व होगा उसको क्या करता है वो पूरा का पूरा खुद खा लेगा और उसके फूड रिज़र्व को ख़त्म कर देता है। अब जब उसका फूड जो रिज़र्व ख़त्म हो जाएगा तो फिर प्लांट के सर्वाइव करने के लिए एक समस्या पैदा हो जाती है। साथ में क्या करता है कि वो आपका जो पत्तियाँ जो हैं, फूड तो उसने ख़त्म कर दिया, फिर पत्तियाँ जो कि फूड बनाती है उसको भी वो कुतर देता है या काट देता है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी वो नहीं कर पाते हैं। और इसके अलावा फिर उनके अंदर जो वेंस होती हैं, जो लीव्स हो गया, स्टेम हो गया, उनके वो वेंस में भी क्या करते हैं इंसेक्ट बोर करते हैं, मतलब बोर उसके अंदर चले जाएंगे और वहाँ पे अपना अंडा दे देंगे। तो इस तरह से क्या है उनका पूरा फिजियोलॉजी जो है वो पूरा क्या करते हैं ये बिगाड़ देते हैं। तो ये ऐसे इस तरह से क्या होता है कि आपका खरपतवार ख़त्म हो जाता है। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस तरह का मोड ऑफ एक्शन आपका पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए कि आपका ये जो है ओपनशिया जो या प्रिकली पियर जो है उसमें क्या किया है, यहाँ पे आप इंसेक्ट देख रहे हैं कि इसने जहाँ पे हुआ है ये, वहाँ पे इंसेक्ट ने पूरा इसका जो फूड आपका फूड और पानी का जो रिज़र्व है उसको पूरा क्या कर रहा है, खा रहा है। तो धीरे धीरे क्या है ये पूरा इस तरह से फैल जाते हैं और पूरा इसका मतलब ये जो आपका खरपतवार होगा ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। फिर ये कीड़े क्या करेंगे, फिर दूसरी जगह चले जाएंगे, ये लार्वा फिर वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे और इस तरह से वो ख़त्म करते हैं। तो ये आपका कैक्टोब्लास्टिक जो है, कैक्टोरम जो है, ये आपका ओपेंशिया के लिए यूज़ किया जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा कि इनका जो है नाम आपका उसमें एग्ज़ाम में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में अपन किसका उपयोग करते हैं। दूसरा देख रहे हैं जैसे लेंटाना कैमरा है। लेंटाना कैमरा भी आपका जो वीड है ये बेहद नॉक्सियस वीड है और ये हर जगह आपका पाया जाता है। तो वहाँ पे भी अपन जो इंसेक्ट जो है, जो मोथ होता है उसको अपन क्या करेंगे, उसके लार्वा को छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे क्या है ये पूरे प्लांट को, उसके पूरे प्लांट के फिजियोलॉजी को डिस्टर्ब करके उसको धीरे धीरे ख़त्म कर देते हैं। जबकि आपका लेंटाना कैमरा एक ऐसा वीड है जिसको केमिकल से भी कंट्रोल करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी पाई जाती है, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल में इफेक्टिवली आपका कंट्रोल हो जाता है। फिर आपका लास्ट है आपका बायो हर्बिसाइड। बायो हर्बिसाइड का मतलब ये है, ये एकदम नया कॉन्सेप्ट है। इसमें जो है प्लांट जो पैथोजन है, प्लांट पैथोजन को अपन लिक्विड के फॉर्म में अपन स्प्रे करते हैं और वो केमिकल नहीं होता, वो आपका केमिकल ना होके वो क्या होता है आपका लाइव
पैथोजन होता है। तो पैथोजन के रूप में अपन क्या क्या ले सकते हैं, द यूज़ ऑफ प्लांट पैथोजन, जैसे फंगस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, आपका वायरस हुआ, नेमेटोड्स हुआ। तो इनका जो है अपन क्या करते हैं, इनको अपन स्प्रे करते हैं, जिसमें इन चारों में भी क्या है, फंगस जो बेस्ड आपका क्या होगा, फंगस बेस्ड जो आपका बायोहर्बिसाइड होगा, वो इन तीनों की अपेक्षा क्या है, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, वो आपका ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे आपका जो केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल जो है, ये जितने भी कंट्रोल होते हैं उसमें आपके सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कंट्रोल का मेथड है। और केमिकल कंट्रोल इसलिए भी ज़्यादा फेमस हुआ है क्योंकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे और आप दूसरे मेथड का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल कंट्रोल को आप आसानी से कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक ये लें कि जैसे बरसात का जो टाइम है, तो बरसात के टाइम में यदि आप कल्चरल कंट्रोल या और कोई कंट्रोल करने मैकेनिकल कंट्रोल करने जाएंगे तो ये फील्ड के लेवल पर पॉसिबल नहीं होता। जबकि यही आप हर्बिसाइड का यूज़ करते हैं तो वो वीड्स जो है उसको उस सीज़न में भी इफेक्टिवली आप किल कर सकते हो या फिर ख़त्म कर सकते हो। दूसरा ऐसी सिचुएशन आप देखो कि जो आपका ब्रॉडकास्ट वाला जो सिस्टम होता है, मतलब क्रॉप को आपने क्या किया है कि छिड़काव विधि से आपने बोया है, तो उस केस में क्या होता है कि आप हर जगह जाके वीड्स को नहीं निकाल सकते। तो ऐसे केसेस में आप छिड़काव करके, हर्बिसाइड का छिड़काव करके इसका उस पर्टिकुलर वीड को आप ख़त्म कर सकते हो। तो केमिकल कंट्रोल जो है, इसका जो इन्वेंशन है, ये सबसे पहले जो हुआ आपका 2,4-D से हुआ। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि 2,4-D सोडियम सॉल्ट जो है, इसका उपयोग आपका सबसे पहले हुआ था और ये 1944 में ये अस्तित्व में आया था। तो इसमें ऐसी प्रॉपर्टी देखी गई कि कुछ प्लांट्स को क्या कर रहा है कि वो पूरी तरह से ख़त्म कर दे रहा है। तो इस केमिकल में इस टाइप के गुण की वजह से क्या है, इसका उपयोग किया जाने लगा और फिर इसको देख के आगे जो है और भी ऐसे केमिकल्स खोजे गए जिसमें प्लांट को ख़त्म करने का, वीड्स को ख़त्म करने के गुण पाए जाते हैं। तो यूजिंग केमिकल जनरली रिफर्ड एज हर्बिसाइड। ऐसे जो केमिकल्स जो कि आपके खरपतवार को ख़त्म करते हैं उसको अपन हर्बिसाइड कहते हैं। हर्बिसाइड मतलब जिसके पीछे साइट्स लगा होता है वो किल करने का काम करता है। तो हर्ब के पीछे आपका साइट्स लगा है तो ये क्या कहलाएगा, हर्बिसाइड। जैसे अपन सुसाइड कहते हैं, तो स्यू का मतलब होता है स्वयं और साइड का मतलब ख़त्म करना। ऐसे इंसेक्टिसाइड तो इंसेक्टसाइड, तो वैसे क्या है, ये हर्बिसाइड्स है, हर्ब को ख़त्म करना। फॉर द कंट्रोल ऑफ वीड is called chemical weed control. The discovery of 2,4-D sodium salt in 1944 is a landmark in the herbicide uses या use. फिर इसके आपके मेरिट्स क्या क्या हैं या किस वजह से ये दूसरे मेथड की अपेक्षा ये ज़्यादा इफेक्टिव आपका होता है। तो पहला तो यही हो गया कि हर्बिसाइड कैन बी यूज्ड इन एडवर्स सॉइल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन। कैसा भी सॉइल का कंडीशन हो, कैसा भी आपका क्लाइमेटिक कंडीशन हो, चाहे वो एडवर्स हो चाहे फेवर करने वाला हो, उन दोनों कैसे भी कंडीशन में ये क्या करता है कि आपका हर्बिसाइड अपन यूज़ कर सकते हैं। जबकि वहीं आप मैनुअल वीडिंग करने जाएंगे तो आपका वो संभव नहीं है। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि जो मानसून सीज़न होता है, मानसून सीज़न में आप यदि मैनुअल वीडिंग करने जाएंगे तो ये वहाँ पे संभव बिल्कुल भी नहीं है। इससे क्रॉप का डेंसिटी, क्रॉप का पॉपुलेशन भी ख़राब होगा और वीड भी आपका कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसे सीज़न में केवल एक इफेक्टिव कंट्रोल का जो मेथड होता है वो आपका केमिकल कंट्रोल होता है। यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि केमिकल कंट्रोल आज इतना, मतलब ये एनवायरनमेंट को इतना नुकसान पहुँचाने के बाद भी आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला कंट्रोल मेथड है। तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण ये है कि हर कंट्रोल मेथड को आप सभी जगह यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल कंट्रोल मेथड एक ऐसा मेथड है जिसको आप सभी जगह आपका एक समान रूप से आप उसका उपयोग कर सकते हो। हालांकि बाद में उसके ख़राब इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन उस समय जो है वीड जो है वो आसानी से कंट्रोल हो सकता है। दूसरा इसका ये है मेरिट्स है आपका कि वीड्स जो है, ऐसे वीड्स जो कि आपके वेजिटेटिव आपके फेज़ में, मतलब आपका जब ये वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तो कुछ वीड ऐसे हैं जिनकी वानस्पतिक वृद्धि और क्रॉप की वानस्पतिक वृद्धि दोनों की समान होती है, और आप क्रॉप को और खरपतवार को, इन दोनों को आप देख के उस स्टेज में आप नहीं पहचान सकते। ये स्टेज आपकी जब ये बड़े हो जाएंगे और जब सीड का प्रोडक्शन करते हैं या फ्लावर्स जनरेट करते हैं तब आप पहचान सकते हैं, लेकिन शुरू के स्टेज में आप नहीं पहचान सकते। तो उस केस में मैनुअल वीडिंग या और कोई मेथड आप जैसे यूज़ करेंगे तो वो आपका इफेक्टिव नहीं होगा। तो ऐसी जगह पे केवल आपका बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड और दूसरा आपका
आपका केमिकल कंट्रोल मेथड, यही आपका इफेक्टिव होता है। तो हर्बिसाइड को अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो वीड्स विच रिजेंबल लाइक क्रॉप इन वेजिटेटिव फेज में एस्केप इन मैनुअल वीडिंग, हाउएवर दीज वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय हर्बिसाइड्स। हाँ, फिर आपका हर्बिसाइड इज हाईली सुटेबल फॉर ब्रॉडकास्टेड एंड क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप। ये क्वेश्चन बनता है कि ब्रॉडकास्टेड जो आपका जो क्रॉप है उसमें सबसे इफेक्टिव जो है आपका कंट्रोल का कौन सा मेथड हो सकता है। तो जो छिड़काव मेथड है उसमें आप मैनुअल वीडिंग नहीं कर सकते, उसमें आप मशीन नहीं चला सकते, तो उसमें ना दो ही आपका मेथड होता है, एक तो बायोलॉजिकल और आपका केमिकल। इन दो ही मेथड को आप यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो भी आपका आंसर होगा वो आपका सही आंसर होगा। फिर है कंट्रोल में, हाँ, पेरेनियल वीड स्पीसीज़। जो पेरेनियल या बहुवार्षिक जो खरपतवार हैं वो जनरली उनको ख़त्म करना दूसरे मेथड से बड़ा ही मुश्किल काम है, जबकि खरपतवार के माध्यम से उसको आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो पेरेनियल वीड से बहुवार्षिक जो वीड है उसको आसानी से, उसको सबसे अच्छा इफेक्टिव जो मेथड होता है वो आपका वीडिसाइड के थ्रू ही ख़त्म करना होता है। फिर दिया आपका हर्बिसाइड कंट्रोल द वीड इन द फील्ड इटसेल्फ इन सीटू कंट्रोलिंग, वेयर इज मैकेनिकल मेथड में लीड टू डिस्पर्स ऑफ वीड स्पीसीज थ्रू सीड। मतलब इसमें मतलब ये है कि आप कोई दूसरा मेथड जैसे मैकेनिकल मेथड आप यूज़ करते हैं तो उस केस में क्या है कि आपका जो वीड जो है वो जो वीड को आपने वहाँ पे काटा या हंसिए से काटा या फिर किसी भी मशीन से आपने उसको ये किया, तो वीड वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह फैलने की संभावना रहती है। लेकिन हर्बिसाइड के केस में क्या है कि आपका जिस जगह पे वीड है उसी जगह पे क्या करता है वीडिसाइड या हर्बिसाइड जो है उसी जगह पे एक्शन करता है और उसी जगह पे एक्शन करके क्या है उसको ख़त्म कर देता है। मतलब उसका जो इफ़ेक्ट है वो दूसरी जगह वीड का इफ़ेक्ट जो है ख़त्म होने या दूसरी जगह फैलने नहीं देता। तो ये भी इसका एक बेहद इम्पॉर्टेंट ये है। इट इज़ प्रॉफिटेबल वेयर, हाँ, और ये जो है आपका इसका सेकेंड लास्ट है कि जहाँ पे लेबर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे ये बेहद इफ़ेक्टिव मेथड है। और सबसे लास्ट आपका ये आपका हाईली इकोनॉमिकल है। मतलब ये जो है आर्थिक रूप से क्या है बेहद ही आपको चीप पड़ता है। मतलब आप कोई और मेथड यूज़ करते हैं, चाहे आप बायोलॉजिकल यूज़ करें, चाहे कल्चरल करें, चाहे आप लेबर के थ्रू करें, वो सब आपको कॉस्टली पड़ेगा। जबकि हर्बिसाइड के थ्रू आपका यूज़ करने में या वीडिसाइड के थ्रू जो अपन यूज़ करते हैं उसमें आपको ये काफ़ी इकोनॉमिकल पड़ता है। अब अपन देखेंगे कि इसका डीमेरिट्स क्या क्या है। आज केमिकल कंट्रोल्स के सबसे ज़्यादा डीमेरिट्स जो हैं वो गिनाए जाते हैं और उसमें मेन आपके ये हैं, जिसमें आपका क्या होता है कि सबसे पहले तो क्या है ये एनवायरनमेंट को क्या करता है पल्यूट करता है। फिर क्या करता है ये इसके यदि डोज को हमने थोड़ा सा ज़्यादा भी यूज़ किया, थोड़ा सा ज़्यादा हमने डोज को यूज़ किया तो उस केस में क्या होगा कि ये सॉइल माइक्रोब्स को ख़त्म कर देते हैं। ऐसे सॉइल माइक्रोब्स जो कि क्या है सॉइल के लिए क्या है अच्छे होते हैं और अल्टीमेटली क्रॉप के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि सॉइल का जो एनवायरनमेंट है उसको क्रॉप के लायक वो तैयार करके करते रहते हैं। तो ऐसे सॉइल माइक्रोब्स को यदि ज़्यादा आपने डोज में यूज़ किया, मतलब जितना आपका डोज दिया हुआ है उसकी अपेक्षा आपने ज़्यादा यूज़ किया, तो वो क्या करेगा कि उसको ख़त्म कर देगा। तीसरी चीज़ इसमें यह है कि इसको हम चूँकि फ्यूमिगेशन के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से इसको अपन यूज़ करते हैं, मतलब इसके ड्रॉपलेट्स को अपन काफ़ी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में अपन तोड़ के अपन यूज़ करते हैं। तो ये हम जहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हैं उसकी अपेक्षा दूसरे जगह भी ये जाके नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब जहां आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं वहां पे क्या है इसके ड्रिफ्ट या इसका जो दवा जो है वो पहुंच के वहां नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी क्या है एक तरह से इसका डीमेरिट है। फिर इसको यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा मिनिमम टेक्निकल नॉलेज आपको चाहिए कि किस तरह से हर्बिसाइड को या वीडिसाइड को प्रिपेयर करना है, मशीन का कैलिब्रेशन कैसे करना है, कहाँ कितना डोज रखना है। तो इस तरह का बिना टेक्निकल नॉलेज लिए आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। फिर आपका रेसिडुअल इफ़ेक्ट, ये सॉइल को बर्बाद करता है या सॉइल को आगे क्रॉप के लिए एक तरह से हार्मफुल उसमें इफ़ेक्ट पैदा करता है। फिर कुछ हर्बिसाइड्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा, कुछ की बात कर रहा हूँ मैं, सारे हर्बिसाइड्स नहीं, कुछ हर्बिसाइड्स हैं जो कि आपके एकदम आपके पर्टिकुलर वीड स्पेसिफिक होते हैं, उनका कास्ट क्या होता है ये आपका बहुत ज़्यादा होता है।
और फिर लास्ट ये है कि आपका जो ऐसे हर्बिसाइड्स अभी भी हमारे पास नहीं हैं जो कि मिक्स्ड और आपके इंटरक्रॉपिंग वाले सिस्टम में अपन यूज़ कर सके। इस सिस्टम के लिए जो इफ़ेक्टिव हर्बिसाइड की संख्या बेहद कम है। अभी रिसर्च चल रहा है लेकिन इस तरह के हर्बिसाइड्स अभी मार्केट में नहीं आए। हाँ, अब यहाँ पे अपन इसका हर्बिसाइड या वीडिसाइड का अपन क्लासिफिकेशन देखेंगे। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अपन इसलिए करते हैं क्योंकि ये कई आधार पे हर्बिसाइड को या वीडिसाइड को क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो उससे उसके मोड ऑफ एक्शन हो गया या किस तरह का उसका वर्क है, ये सारी चीज़ों की अपने को जानकारी मिलती है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला है आपका बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, मतलब किस किस स्टेज में हम उसका एप्लीकेशन या प्रयोग करते हैं, उसके आधार पे भी इसको अपन अलग अलग उसमें बांटते हैं। फिर दिया आपका बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, मतलब ये किस तरह से एक्शन करते हैं, एक्शन करने का इनका तरीका क्या है। कुछ का आपका लीफ के थ्रू है, कुछ का आपका उसमें सिस्टमिक है, मतलब पूरा सिस्टम में जाके उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके आधार पे अपन इसको इसमें बांटते हैं। फिर आपका बेस्ड ऑन मोबिलिटी, फिर बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन और बेस्ड ऑन लास्ट है आपका बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो पहला अपन देखते हैं बेस्ड ऑन मेथड ऑफ एप्लीकेशन। इसको जैसे अपन क्या करते हैं कि दो तरीके से अपन इसको अपन बांट सकते हैं, या तो अपन इसको प्लांट में यूज़ करें या फिर अपन क्या करें कि इसको सॉइल में ही पहले से यूज़ कर दें। तो इस केस में आपको दो कैटेगरीज में बनता है कि सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स और आपका फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड्स। फोलिएज अप्लाइड का मतलब है कि प्लांट में ही अपन उसको उपयोग कर रहे हैं, और ये क्या है कि इसमें प्लांट में ना उपयोग करके हम सॉइल में ही पहले से उसको मिक्स कर देते हैं, ताकि हर्बिसाइड वो आपका वीड जो है वो आपका जर्मिनेट ना हो या उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट ना हो। तो जैसे आपका सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स है, हर्बिसाइड्स एक्ट थ्रू रूट एंड अदर अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ द वीड्स। इसके माध्यम से जो आपका करेगा, मतलब जितने भी उसके पार्ट्स अंदर होंगे वहाँ पे उसको डिस्ट्रॉय करके फिर उसको आगे जर्मिनेट या उसकी लाइफ साइकिल को क्या करेगा, बाधित कर देगा। तो उस तरह का जो है आपका हर्बिसाइड होगा, आपका सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड्स होगा। ये आपका फ्लोक्लोरिन जो है वो आपका इसी तरीके का हर्बिसाइड है जिसको अपन सॉइल में मिलाते हैं। इस मामले में सॉइल अप्लाइड जो हर्बिसाइड है ये ज़्यादा की संख्या में नहीं मिलता, तो इसको ध्यान रखिएगा कि आपके एग्जाम में आ सकता है। ये सॉइल में एप्लीकेशन किया जाने वाला हर्बिसाइड आएगा, तो फ्लोक्लोरिन का जो हर्बिसाइड है इसका अपन उपयोग करते हैं। फिर आता है आपका फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड। फोलिएज मतलब आपका लीफ हुआ। तो हर्बिसाइड प्राइमरली एक्टिव ऑन द प्लांट फोलिएज, मतलब ये प्लांट पार्ट पे या प्लांट का जो आपका लीफ है उसके ऊपर एक्चुअल में एक्टिव होते हैं। ये उसकी फिजियोलॉजी को या उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि लीफ खत्म हो जाने से प्लांट की सर्वाइवल जो है, भाई प्लांट का सर्वाइवल जो है लीफ के ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। अब लीफ को ही आपने ख़त्म कर दिया तो फिर प्लांट आगे सर्वाइव करने का कोई चांस नहीं बचता है। तो इसमें सबसे फेमस है आपका ग्लाइफोसेट और पैराक्वाट। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, तो जो राउंडअप है ये आपका ग्लाइफोसेट नाम का हर्बिसाइड है। तो ग्लाइफोसेट इसका केमिकल नेम है और राउंडअप जो है इसका आपका ब्रांड नेम है या आपका बिजनेस का नेम है इसका। फिर है आपका बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन, कि किस तरह से वो एक्ट करता है। तो पहला है आपका सिलेक्टिव हर्बिसाइड और दूसरा नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड। सिलेक्टिव हर्बिसाइड का क्या मतलब है कि इस तरह के हर्बिसाइड एक पर्टिकुलर प्लांट स्पीसीज पे एक्शन करते हैं, वो सभी प्लांट स्पीसीज पे एक्शन नहीं करते। भाई चूंकि खरपतवार को हम तब मारते हैं जब वो प्लांट के साथ में अस्तित्व में होता है, और पौधे के साथ साथ वो भी क्या करता है कि अपनी वृद्धि करता रहता है। अब ऐसे केस में यदि प्लांट स्पेसिफिक हमने या खरपतवार स्पेसिफिक हर्बिसाइड का यूज़ नहीं किया, तो हर्बिसाइड क्या करेगा, वो सारे हर्ब्स को एक साथ ख़त्म कर देगा। या वीडिसाइड क्या करेगा कि खरपतवार के साथ साथ वो प्लांट्स को भी ख़त्म कर देगा। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए क्या किया जाता है कि आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है। तो ऐसा हर्बिसाइड जो कि प्लांट स्पीसीज़ के अकॉर्डिंग आपका स्पेसिफिक होता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, एक्ट करता है, तो आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड होगा। अ हर्बिसाइड इज कंसीडर्ड एज सेलेक्टिव व्हेन इन अ मिक्स्ड ग्रोथ ऑफ प्लांट स्पीसीज इट किल्स सम स्पीसीज विदाउट इंजरिंग द अदर्स। ये केवल कुछ ही स्पीसीज को क्या करेगा, ख़त्म करेगा, सारे स्पीसीज को ख़त्म नहीं करेगा। तो आपका सेलेक्टिव हर्बिसाइड में एक फेमस हर्बिसाइड है आपका एट्राजीन। जैसे आप देख रहे हैं
तो ये क्या करता है, ये एक तरह से वेटेबल पाउडर है, पाउडर के फॉर्म में होता है। और ये आपका जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं सिलेक्टिव हर्बिसाइड, तो ये पर्टिकुलर जो कुछ खरपतवार हैं या खरपतवार के जो कुछ स्पीसीज़ हैं उन्हीं के ऊपर एक्शन करता है, उन्हीं को आपका ख़त्म करेगा, फील्ड में सबको ख़त्म नहीं करेगा। लेकिन इसके अपोजिट कुछ ऐसे हर्बिसाइड्स हैं जिसका आप यदि फील्ड में उपयोग करते हैं तो वो कोई भी प्लांट स्पीसीज़ हो, चाहे वो क्रॉप हो चाहे हर्बिसाइड हो, वो दोनों को ही समान रूप से ख़त्म करता है। और इसका उपयोग अपन तब करते हैं जब हमको फील्ड को प्रिपेयर करना हो, जैसे बरसात के बाद आपको फील्ड मान लो प्रिपेयर करना हो, या बरसात के टाइम पे तेज़ी से आपके वीड्स आ रहे हैं, वीड्स के अलग अलग फ्लस आ रहे हैं, तो उस केस में क्या करते हैं अपन कि हमको सारे वीड्स को पहले ख़त्म करना होता है, तभी उसके बाद हम सोइंग कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम नॉन सेलेक्टिव जो है हर्बिसाइड्स को यूज़ करते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड्स का मतलब आपका इट डिस्ट्रॉय मेजॉरिटी ऑफ आपका ट्रीटेड वेजिटेशन, मतलब जितने भी आपके आसपास उसके वेजिटेशंस होंगे उन सबको क्या करेगा, वो किल करेगा। और इसमें सबसे जो फेमस है आपका, ये आपका पैराक्वाट है, और ग्लाइफोसेट भी इसी के श्रेणी में आता है। तो मोड ऑफ एक्शन में अपन दो चीज़ देखते हैं। फिर आपका बेस्ड ऑन मोबिलिटी, ये किस तरह से मोबाइल है या किस तरह से क्या करता है, ये मूवमेंट करता है। तो यहाँ पे इसको अपन दो पार्ट में बांटे हैं, एक तो हो गया आपका कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड और दूसरा आपका ट्रांसलोकेटेड या फिर सिस्टेमिक हर्बिसाइड। तो कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड का मतलब ये है कि ये हर्बिसाइड प्लांट के जिस पार्ट में जाके चिपकेगा या जिस पार्ट में पड़ेगा कि ये क्या करेगा, उसी को ख़त्म करेगा, मतलब जिस प्लांट पार्ट के कांटेक्ट में आएगा उसी को किल करेगा। और जबकि इसके अपोजिट क्या होता है, ट्रांसलोकेटेड या फिर आपका सिस्टेमिक हर्बिसाइड। सिस्टेमिक हर्बिसाइड ऐसा हर्बिसाइड है जो प्लांट पार्ट में जब पड़ेगा तो वो ऐसी जगह देखेगा जो कि जैसे आपका लीफ हो गया या फिर आपके जो स्टेम्स हो गए, जो कि आपके नाजुक वाले स्टेम है, कोमल जो स्टेम से कोमल जो भाग होते हैं वो हो गए, उसके माध्यम से प्लांट के अंदर चला जाएगा। और अंदर जाने के बाद ही उनके पूरे जाइलम फ्लोएम में फैल के ये पूरे रूट तक फैल जाता है और ये पूरी तरह से क्या है, वीड को ख़त्म कर देता है। तो एक तरह से आप देखो कि कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड में क्या होगा, रूट्स आपका ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि रूट्स के ऊपर आप उसको हर्बिसाइड को अप्लाई नहीं किए हो, वो तो आपका नीचे अंदर है, तो ऊपर का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा लेकिन नीचे आपका उसका रूट्स बना रहेगा जो कि आगे उसको मल्टीप्लिकेशन में सहायता करेगा। लेकिन सिस्टेमिक में क्या होता है कि पूरी तरह से वीड्स को ख़त्म कर देगा। तो जैसे इसमें है, अ कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड किल्स दोज प्लांट पार्ट्स विथ विच इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पैराक्वाट। पैराक्वाट एक ऐसा हर्बिसाइड है जिसको अपन जहाँ पे छिड़केंगे और जो प्लांट पार्ट इसके कॉन्टैक्ट में आएगा केवल वही ख़त्म होगा। और फिर दूसरा है आपका सिस्टेमिक हर्बिसाइड या ट्रांसलोकेटेड हर्बिसाइड। सिस्टेमिक को अपन ट्रांसलोकेटेड भी कहते हैं। ट्रांस मतलब अक्रॉस द, मतलब उसका लोकेशन जो है एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता रहता है। तो हर्बिसाइड विच टेंड्स टू मूव फ्रॉम ट्रीटेड पार्ट टू अनट्रीटेड एरिया, ऐसे पार्ट में जहाँ पे ट्रीट किया गया है वहाँ से अनट्रीटेड पार्ट में भी चला जाए थ्रू जाइलम फ्लोएम। ये सब आपके जो उत्तक है, संवहन उत्तक है, जहाँ से फूड और पानी आता जाता है, तो उन टिश्यू के थ्रू क्या करेंगे, ये पूरे अंदर चले जाएंगे और डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल, जिस टाइप का मॉलिक्यूल होगा उसके हिसाब से वह मूवमेंट करेंगे और पूरी तरह से उसको किल करेंगे। तो सिस्टेमिक हर्बिसाइड में जो सबसे फेमस जो हर्बिसाइड है आपका, वो आपका ग्लाइफोसेट है। ग्लाइफोसेट एक ऐसा हर्बिसाइड है जो कि आपका सिस्टेमिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ये पूरी तरह से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको ख़त्म करता है और आपका सिस्टेमिक भी है। तो ये आपका एक मतलब ग्लाइफोसेट जो है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है कि किस तरह का हर्बिसाइड है, तो कॉन्टैक्ट है या फिर सिस्टेमिक है। तो इसको अपन सिस्टेमिक हर्बिसाइड के अंतर्गत रखते हैं, क्योंकि ये जहाँ पे हम डालेंगे ये उस जगह में पूरे रूट तक में जाके वीड को क्या करता है, किल करता है। फिर आता है आपका बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन, कि जब हम क्रॉप को लगाते हैं तो क्रॉप को लगाने के समय क्या होता है कि कई स्टेज से हम गुजरते हैं। पहले हम जुताई करेंगे, मतलब हमने जब सीड को क्या है बुआई किया है उसके पहले हम उसको तैयार करेंगे। फिर हम जब बुआई करते हैं, फिर बुआई करने के बाद जर्मिनेशन का एक टाइम आता है, फिर जर्मिनेशन के बाद भी क्या उसकी अलग अलग क्रॉप के ग्रोथ की स्टेज होती है। तो इन सब स्टेज में आप किस स्टेज में उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं,
हर्बिसाइड का एप्लीकेशन आप कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी इसको डिवाइड किया है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट आपका क्लासिफिकेशन का वर्ग है या क्राइटेरिया है। तो इसमें सबसे पहले आता है आपका प्री प्लांट एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर द क्रॉप इज़ प्लांटेड, ये आप ध्यान रखिएगा कि फसल को प्लांट करने या उसके बुआई के पहले ही अपन क्या करते हैं कि इसका प्री प्लांट एप्लीकेशन हर्बिसाइड का अपन उपयोग कर देते हैं। मतलब हमने कोई अभी बुआई नहीं किया है, उसके पहले ही हमने क्या किया है कि इसको अप्लाई कर दिया है। तो सॉइल एप्लीकेशन एक तरह से क्या है, प्री प्लांट एप्लीकेशन। ये आपका क्वेश्चन आता है कि सॉइल एप्लीकेशन जो है वो किस तरह का एप्लीकेशन है। तो आपका प्री प्लांट आपका एप्लीकेशन है, मतलब पहले जब आपने क्रॉप को प्लांट नहीं किया है या उसकी बुआई की नहीं है, उसके पहले ही आपने क्या किया है, हर्बिसाइड का उपयोग कर दिया है। तो भाई सॉइल एप्लीकेशन आप तभी कर सकते हो जब एक बार क्रॉप आपने उगा दिया है, जब आपने जर्मिनेट मतलब उसको बुआई कर दिया है, तो उसके बाद आप सॉइल में उसका उपयोग किसी हालत में नहीं कर सकते। या क्रॉप आपका जर्मिनेट हो गया, क्रॉप आपका स्टैंडिंग पोजीशन में आ गया है, तब भी आप सॉइल में एप्लीकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में क्या है, सॉइल को डिस्टर्ब करना पड़ेगा, और सॉइल को डिस्टर्ब किया तो पूरी क्रॉप आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो सॉइल एप्लीकेशन आपका निश्चित तौर पे क्या है, प्री प्लांट एप्लीकेशन है। सॉइल एप्लीकेशन एज वेल एज फोलियर एप्लीकेशन इज डन हियर। फॉर एग्जांपल फ्लोक्लोरिन जो है कैन बी अप्लाइड टू सॉइल एंड इनकॉर्पोरेटेड बिफोर सोइंग रेनफेड ग्राउंडनट। हाँ, जो रेनफेड आपका ग्राउंडनट जो होता है, हाँ, उसमें अपन क्या करते हैं कि आपका जो सॉइल एप्लीकेशन जो करते हैं, और उसमें ये एक इफ़ेक्टिव मेथड है, मतलब उसमें अपन प्री प्लांट एप्लीकेशन ही करते हैं। जबकि ग्लाइफोसेट वगैरह जो है इसको अपन फोलिएज में यूज़ करते हैं, जो पेरेनियल वीड्स होते हैं उसके फोलिएज में अपन यूज़ करते हैं, जबकि इसमें अपन क्या करते हैं, ग्राउंडनट में उसको सॉइल में अपन अप्लाई करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका प्री इमर्जेंस। तो प्री इमर्जेंस का कहने का मतलब यह है कि जब इमर्जेंस होता है, इमर्जेंस मतलब जब अंकुरण होगा उसके पहले जब अपन उपयोग करेंगे। तो प्री प्लांट हुआ आपका सोइंग के पहले, और प्री इमर्जेंस में अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड बिफोर अ क्रॉप और वीड हैज़ इमर्ज्ड। मतलब आपने क्रॉप को क्या किया है, सोइंग कर दिया है, लेकिन अभी उसका अंकुरण नहीं हुआ है। मतलब सोइंग के जस्ट बाद, सोइंग के बाद और अंकुरण के पहले जब आप जिस हर्बिसाइड का उपयोग करते हैं उसको अपन प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं। इन केस ऑफ एनुअल क्रॉप एप्लीकेशन, इन केस ऑफ एनुअल क्रॉप्स एप्लीकेशन इज डन आफ्टर द सोइंग ऑफ क्रॉप बट बिफोर द इमर्जेंस ऑफ वीड। अब एनुअल क्रॉप के केस में अपन क्या करते हैं कि जैसे ही आपने सोइंग किया, क्रॉप का आपने सोइंग किया, और उसके तुरंत बाद आपने उसका ये कर दिया है, एप्लीकेशन कर दिया है, लेकिन वीड क्या है, उस समय उनका इमर्जेंस हुआ नहीं रहता है, और दिस इज रिफर्ड एज प्री इमर्जेंस टू द क्रॉप। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, ये प्री इमर्जेंस कहलाएगा। मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ समझिएगा कि जो एनुअल क्रॉप है, एनुअल क्रॉप मतलब आपका साल भर में जो आपका हम जो क्रॉप लेते हैं, जैसे वीट हो गया या फिर राइस हो गया, अब उसको जब आपने ग्रो किया है तो उस समय क्या है, वीड आपका निकला नहीं है, तो आपने उसको अंकुरित किया, और अंकुरित करने के बाद मतलब आपने बुआई किया। अब बुआई के जस्ट बाद क्या होगा कि धीरे धीरे वीड निकलना चालू होगा, तो वीड निकलने के पहले आप उसको उपयोग कर देते हैं। जबकि दूसरे केस में क्या है, प्री इमर्जेंस ऑफ आपका वीड कह रहे हैं। जैसे ये होगा, ये केस होगा आपका पेरिनियल क्रॉप्स के केस में। पेरिनियल क्रॉप्स में क्या है, बहुवार्षिक खरपतवार, कि आपने प्लांट को क्या किया है, आपने बुआई तो किया है, लेकिन ये क्या है, पेरिनियल, ये पहले से मौजूद रहते हैं, बुआई करने के पहले भी आपके मौजूद रहेंगे, वो आपके ख़त्म नहीं होते, क्योंकि पिछले साल से वो इस साल आपके फील्ड में आए हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपने बुआई किया, तब भी ये आपका पेरिनियल क्रॉप्स आपके उसमें रहेंगे, और उस समय अपने को इसमें एप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपन इसको प्री इमर्जेंस ऑफ वीड्स कहते हैं। फिर आपका तीसरा जो कैटेगरी है वो आपका है बेस्ड ऑन टाइम ऑफ एप्लीकेशन में आपका पोस्ट इमर्जेंस। ये सबसे ज़्यादा जो है उपयोग किया जाने वाला, इसी स्टेज पे आपका वीडिसाइड का उपयोग किया जाता है। तो पोस्ट इमर्जेंस का मतलब जब आपका क्रॉप और वीड्स दोनों क्या है, उन दोनों का अंकुरण हो चुका है ना, और वीड का इन्फेस्टेशन आपका बढ़ रहा है, तब उस स्टेज में किया जाता है। तो हर्बिसाइड एप्लीकेशन आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ क्रॉप और weed is referred as post-emergence application. When the weed grow before the crop plant have emerged through the soil and are killed with a
हर्बिसाइड देन इट इज़ कॉल्ड अर्ली पोस्ट इमरजेंस। इस केस में क्या है कि आपका जो वीड है वो आपका पहले ग्रो कर चुका है, क्रॉप प्लांट अभी इमर्ज नहीं किया है। तो ऐसे केस में जब अपन करते हैं तो वो कहलाता है आपका अर्ली पोस्ट इमरजेंस। मतलब आपको फील्ड में केवल वीड दिखाई दे रहा है ज़्यादा संख्या में, तो उस केस में जब अपन एप्लीकेशन करेंगे तो उसको अपन अर्ली पोस्ट इमरजेंस कहेंगे। जैसे स्प्रेइंग ऑफ 2,4-D आपका सोडियम सॉल्ट टू कंट्रोल स्ट्राइगा जो वीड्स होता है उसको कंट्रोल करने के लिए जब अपन करते हैं शुगर केन में, तो ये इसी तरह का एप्लीकेशन ये है। फिर आपका अर्ली पोस्ट इमरजेंस, तो ये भी एक तरह का वही आपका कैटेगरी हुआ। इसमें अनदर एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड इन द स्लो ग्रोइंग, कुछ आपके धीरे जिनकी वृद्धि होती है, जैसे आपका पोटैटो हो गया या शुगर केन हो गया, तो उसमें बुआई के 2 से 3 या 4 वीक के बाद भी अपन सोइंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, इसका एप्लीकेशन करते हैं, उसको अपन अर्ली पोस्ट इमरजेंस कहते हैं। अब आखिरी आपका क्लासिफिकेशन है कि आपका बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो जिस तरह के हर्बिसाइड जिस चीज़ से लेके बनाया गया होता है, उस केमिकल के बेसिस पे या उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, उनके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन किया जाता है वो आपका ये इस बेस पे होता है। ये आपका इनऑर्गेनिक, यदि उसका बेसिस जो है इनऑर्गेनिक है तो उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहेंगे, और यदि उसका बेसिस आपका ऑर्गेनिक है तो वे ऑर्गेनिक हर्बिसाइड कहलाएंगे। तो ये जो है आपका, हम जो अब ये टॉपिक देख रहे हैं, चूँकि छत्तीसगढ़ में आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है और यहाँ की जो मुख्य फसल है तो वो आपकी धान ही है। तो धान में जो है किस तरह के वीड्स आपके आते हैं और किस तरह का हम उसमें वीडिसाइड यूज़ करते हैं, तो ये जो है ये आपका कहना चाहिए कि ये विद्यार्थियों के अलावा जो किसान भाई जो हैं उनके लिए भी एक उपयोगी जानकारी है कि वो किस तरह के किस किस सिचुएशन में या किस किस टाइप के वीड्स के लिए कैसे कैसे इनका वीडिसाइड का या हर्बिसाइड का यूज़ करना चाहिए। और इससे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनते हैं कि धान के खेत में आपके कौन कौन से आपके मुख्य वीड्स आते हैं या उसमें यूज़ किया जाने वाला मुख्य रूप से खरपतवार कौन सा है। तो अब इसको अपन देखेंगे कि भाई इफेक्ट ऑन वीड्स ऑन राइस, मतलब धान के खेत में खरपतवार का किस तरह से प्रभाव दिखाई देता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि अपने छत्तीसगढ़ में धान को बोने के कई तरीके प्रचलित है ना, जिसमें बहुत फेमस जो प्रचलन में अपने यहाँ मेथड है वो 82 मेथड है। और 82 मेथड जो है वो इसीलिए उसको ये किया जाता है कि वो पर्टिकुलर क्या खरपतवार से रिलेटेड जो है वो मेथड बहुत क्लोजली जो है रिलेटेड है, मतलब खरपतवार को ही कम करने के लिए अपन उसका उपयोग करते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या है आपका अपलैंड जो डायरेक्ट सीडेड हो गया या फिर ट्रांसप्लांटिंग हो गया, ट्रांसप्लांट करके भी अपन उसके भी थ्रू करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग से भी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जो अपलैंड जो राइस है या जो कि अपन सीधे ब्रॉडकास्ट करते हैं, उसमें जो है आपका उसका इफेक्ट जो है आपका 35 से 45% आपका यील्ड में लॉस करता है। मतलब इसमें आपका 35 से 45% आपका नुकसान करता है। फिर अपन ये देखेंगे कि आपका जो डायरेक्ट सीडेड जो है या पडलिंग मेथड जिसको अपन 82 कह रहे हैं, उसमें आप देखिए कि 20 से 25% तक आपका यील्ड में रिडक्शन ये लेके आता है। मतलब इतना करने के बाद भी 20 से 25% आपका रिडक्शन लेके आता है। वही जो ट्रांसप्लांटेड राइस में आप देखेंगे कि उस केस में ट्रांसप्लांट जब करते हैं तो उसमें अपन प्रॉपर मेथड लेते हैं, उसमें अपने को लाइन सोइंग करनी होती है, तो उस केस में जो है वीट का जो वो है इफ़ेक्ट जो है वो आपका कम हो जाता है और उसमें जो नुकसान है वो आपको कम दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15% जो है इसमें आपका खरपतवार इसको नुकसान पहुँचाता है। अब यहाँ पे अपन ये देखेंगे कि धान के खेत में कौन कौन से मुख्य खरपतवार आते हैं। तो पहला आपका खरपतवार जो इकाइनोक्लोआ आपका क्रूसीगली स्पीसीज जो है वो है, या ये समझिए कि जो हमारे यहाँ सामा जो आता है उस सामा के कुल का ये पौधा है। और ये जो है आपका एग्जैक्टली वो नहीं है लेकिन ये उसी कुल का पौधा है और ये भी आपको राइस में दिखाई देगा और ये यील्ड में काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे आप देखिए कि ये दूसरा आपका ये सबसे ज़्यादा आने वाला वीड है राइस में, और इकाइनोक्लोआ कोलोनम या इसी को अपन सामा कहते हैं। तो ये जो है ये इसकी फिजियोलॉजी या इसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर वगैरह इस तरह का होता है कि पूरा आपका राइस के समान ही ये दिखाई देता है और ये उसकी मिमिक्री एक तरह से करता है।
तो कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है कि हाँ ये धान है या ये वीड है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक बेहद इंपॉर्टेंट वीड्स है जो कि अपने राइस के सिस्टम में, चाहे ट्रांसप्लांटेड हो चाहे अपलैंड हो, आपका सब में दिखाई देगा ये। फिर आपका है साइप्रस डिफॉर्मिस। साइप्रस भी जैसे आप देख रहे हैं, ये भी क्या है, राइस के फील्ड का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट खरपतवार है, और इसको ख़त्म करना एक बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि इसका रूट सिस्टम बहुत विकसित होता है और ये लंबे समय तक क्या है फील्ड में अपना अस्तित्व बना कर रखता है। ये जो है बेसिकली आपका इसके रूट्स में एक टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है जहाँ के पे फूड को स्टोर करके रखता है, और ये अगले सीज़न से अगले सीज़न में ये अपने आप को सर्वाइव करता है। तो साइप्रस डिफॉर्मिस ये भी आपका राइस का वीड है। फिर आपका नेक्स्ट, फिर आपका साइप्रस एरिया, इसी के फैमिली का एक और ये वीड आता है जो कि इससे मिलता जुलता ही है, साइप्रस आपका एरिया। ये भी क्या है, एक बेहद ही खतरनाक वीड है, और इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो सीड हो, चाहे इसका वानस्पतिक पार्ट हो, चाहे रूट हो, किसी भी पार्ट से ये जर्मिनेट हो जाता है। मतलब आपने इसको यदि थोड़ा सा पार्ट भी इसका सॉइल में यदि छूट गया तो ये अपना पूरा फिर से एक पेड़ का स्वरूप ले लेता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट वीड्स है। फिर आपका कॉमेलिना बेंगालेंसिस, ये जो है ये इस तरह का वीड है जो कि ऐसे एरिया में पाया जाता है जहाँ पे पानी की मात्रा ज़्यादा होती है या पानी अधिक होता है। और हमने ये देखा है कि राइस जो है बेसिकली छत्तीसगढ़ में ये पानी की क्रॉप है, ज़्यादातर टाइम इसमें पानी खड़ा रहता है, तो ये वीड भी आपका वहाँ पे दिखाई देता है। इवन कुछ केसेस में आपने ये देखा होगा कि फ्लावरिंग स्टेज में ये पहुँच जाता है, इस तरह के आपके फ्लावर भी फील्ड में आपको दिखाई देगा। तो ये जो इतने आपके वीड्स थे, ये सारे ऐसे इम्पॉर्टेंट वीड्स हैं जो कि राइस के फील्ड में आपको मिलेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई कौन कौन से जो मेन वीडिसाइड हैं जो कि धान के खेत में उपयोग में लाए जाते हैं। तो एप्लीकेशन आप जैसे ये आपका राफ्ट जो है उसका अपन यूज़ करते हैं। फिर साथ ही जो है वो आपका पायरोजो सल्फ्यूरॉन एथिल जो है, और साथ ही जिसको बोलते हैं अपन, इसका ब्रांड नेम है जो कि वेटेबल पाउडर के रूप में मिलता है, इसका अपन उपयोग करते हैं। फिर ब्यूटाक्लोर जो है ये भी हर्बिसाइड जो है धान के खेत में उपयोग में आता है। फिर आपका प्रेटिला क्लोर भी है, इसका भी अपन यूज़ करते हैं। और लास्ट जो है जो भी आपका ये है वो पेंडीमेथिलीन जो है, इसका भी अपन यूज़ करते हैं। तो ये सब जो है ऐसे हैं। मैं आपको 82 के बारे में बताना चाहूँगा कि 82 में जो है जो प्री इमरजेंस जो है एप्लीकेशन होता है, इनमें से किसी का हम उपयोग करते हैं। फिर हेक्टेयर कैन कंट्रोल वीड्स इफेक्टिवली इन 82 राइस टिल द 82 वीड कैन बी कंट्रोल्ड बाय प्री इमरजेंस एप्लीकेशन ऑफ हर्बिसाइड। शुरू में आपको इसको क्या करना होता है कि इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करना होता है। फिर उसके बाद 82 में क्या होता है, बाद में जो वीड्स होते हैं उसको अपन क्या करते हैं 82 के टाइम पे उसको हम फिर मृदा के अंदर दबा देते हैं। तो उसमें शुरू में ही हमको वीड्स को कंट्रोल करना होता है, जिनमें से हम इनके माध्यम से कर सकते हैं। इसका इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन हम अभी देखेंगे। नेक्स्ट सर, जैसे ये है आपका राफ्ट जो है, राफ्ट का उपयोग ये आपको बाज़ार में इस तरह से मिलता है, बायर का प्रोडक्ट है। तो राफ्ट का उपयोग अपन करते हैं और उसकी जो मात्रा है आपका 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर हम यूज़ करते हैं। दूसरा आपका पायरोजो सल्फ्यूरॉन जो एथिल है, जिसको साथी के रूप में जानते हैं अपन, है ना, ये 10% वेटेबल पाउडर के रूप में अपन इसका उपयोग करते हैं और 200 ग्राम पाउडर का अपन उपयोग करते हैं। इस तरह का आपने दुकान में देखा होगा और ये पाउडर फॉर्म में मिलता है। इस तरह से पाउडर फॉर्म वेटेबल पाउडर होता है जिसका अपन उपयोग करते हैं। फिर तीसरा आपका आता है ब्यूटाक्लोर, जिसका 2 से 2.5 लीटर अपन पर हेक्टेयर यूज़ करते हैं। और 50 EC जो होता है, इसका ग्रास किल के नाम से आता है। ये भी राइस के फील्ड में ही अप्लाई किया जाने वाला वीडिसाइड है या हर्बिसाइड है। फिर आपका है प्रेटिला क्लोर जो है, इसका अपन 1.5 लीटर अपन यूज़ करते हैं। ये आपका स्विफ्ट के नाम से ये बाज़ार में मिलता है और ये भी आपका राइस के जो खरपतवार है उनको इफेक्टिवली कंट्रोल करता है।
फिर लास्ट है आपका पेंडिमेथ्रिन। ये सबसे ज़्यादा उपयोग या सबसे ज़्यादा फेमस जो है आजकल यूज़ किया जाने वाला आपका हर्बिसाइड है। तो ये भी अपन 2 से 2.5 लीटर अपन इसमें यूज़ करते हैं पर हेक्टेयर के लिए, और मार्केट में इस तरह से मिलता है। तो बच्चों फिर हमने यहाँ पे आज पूरा देखा कि वीड्स क्या है, उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका डिस्पर्शल कैसे होता है, फिर उसके कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड क्या हैं, और उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड्स क्या है केमिकल कंट्रोल का। तो आज का टॉपिक आपका यहीं पे ख़त्म होता है। फिर अपन नेक्स्ट टाइम में दूसरा टॉपिक उठाएंगे।